बहुत सारा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें एक नया टॉपिक और चालू करेंगे अपन, और वो टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके लास्ट पार्ट में अपन कोलिजन भी पढ़ेंगे, बट पहले 2-4 दिन इन सबको ख़त्म करेंगे अपन। तो जो भी नया स्टूडेंट है वो ये मानो कि ये उसका पहला टॉपिक है, अगर फ्रिक्शन के बीच में आए थे तो। और पहले वाले टॉपिक्स वापस से क्लास होएगी, उनमें अटेंड करना। आप लेक्चर्स देखना चाहो लेक्चर देखना, एनएलएम के अलावा बाकी सब लेक्चर्स डल जाएंगे मतलब। तो बताइए, वर्क, एनर्जी, पावर है ना, इसमें सबसे पहले अपने को वर्क के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अपन वर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वर्क जो है ना, वर्क एक अपन ने बचपन में लाइन पढ़ी थी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। उसके आगे क्या था, यहीं पे ख़त्म हो गई थी ये लाइन, एंड इट इज़ कॉल्ड एज वर्क। समझ रहे हो गया? वो इसके आगे बोलोगे तब वर्क समझ में आएगा। तो बचपन की मैडम को वहीं तक बताया गया था, इसलिए मैडम ने वहीं तक बताया। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? वर्क बोलते हैं। तो आज से कोई पूछे वर्क क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, उसी को आज से क्या मानना है? वर्क मानना है। जैसे कि आप कोई मास है, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद mgh पता हो आपको। तो mgh फॉर्मूला, जिसकी हाइट 0 है उसका अभी एनर्जी कितनी है? mg, और h 0, तो एनर्जी 0 है। अब उसको तुम h हाइट पर ले आए, तो h हाइट पर तुम लाए होगे तो एनर्जी उसकी mgh हो गई होगी। अब वो एनर्जी पैदा नहीं की उसने, एनर्जी पैदा तो हो ही नहीं सकती है, पड़ा हुआ है मैंने। तो कहाँ से आई वो mgh एनर्जी? मैंने ट्रांसफ़र किया, मैंने उसे उठा के ऊपर रखा, मैं तो हो गया बेहोश, मेरी एनर्जी चली गई उसके पास। कितनी एनर्जी? mgh। मैंने क्या किया? वर्क। वर्क पढ़ेंगे भी अपन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, मैंने वर्क किया, और मेरा वर्क mgh ही था। पढ़ेंगे भी अपन अभी कि फोर्स मैंने ऊपर उठाने के लिए कितना लगाया होगा। अगर mg वेट नीचे था तो उठाने के लिए भी मैंने फोर्स mg ऊपर लगाया होगा, और मैंने कितनी हाइट तक उठाया उसे? h हाइट तक। तो मेरा वर्क कितना हुआ? mg इंटू h। कहाँ गया वो वर्क? वो उसके पास चला गया। वर्क का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कहाँ गई वो एनर्जी? उसके पास चली गई। तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई पूछे वर्क क्या है? वर्क का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और एनर्जी दिखना ना दिखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं किसी क्लास में एक असली मर्द होता, असली मर्द मतलब ऐसे खड़ा हो जाता, वो बोलता सर मार लो ले, ऐसे मैं थप्पड़ मारता उसे, वो टस से मस नहीं होता, ऐसे ही खड़ा रह जाता, थप्पड़ पड़ता कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं बोलने का कि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ऐसे थोड़ी देर बाद उसके जो गाल है लाल हो जाएंगे। तो एनर्जी 12 mv² वो ट्रांसफ़र हुई, किस फॉर्म में? हीट एनर्जी में। वहाँ पे भी क्या होगा? वर्क होगा। फिज़िक्स के हिसाब से वर्क 0 होगा, क्योंकि फिज़िक्स में वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मर्द को थप्पड़ लगा लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, तो सर वर्क 0 हो गया। तो वर्क की 2 डेफिनेशंस हैं, एक फोर्स का वर्क कितना होता है और एक वर्क कितना होता है। ठीक है, तो पहले अपन वर्क के बारे में लिख लेते हैं। तो वर्क के आगे आप ये लिखो, एनी प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनी प्रोसेस in which energy is transferred, any process in which energy is transferred is called as work, is called as work, is called as work। तो कभी भी आपसे कोई जनरल डिस्कशन करे कि वर्क क्या होता है, तो बोलना भैया कोई भी ऐसा तरीका जिससे तुम एनर्जी ट्रांसफ़र कर दोगे उसे क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है, और वो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, उनमें हो जाएगी। लेकिन फिज़िक्स में अपन ना वर्क डन बाय फोर्स पढ़ेंगे।
वर्क नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स ने कितना वर्क किया, मतलब जब भी फिजिक्स में वर्क पूछूंगा मैं तो ध्यान देना फोर्स कौन सा है, क्योंकि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, तो कौन से फोर्स का वर्क चाहिए। तो फिजिक्स में हम जो वर्क पढ़ेंगे वो केवल किसके लिए पढ़ेंगे, फोर्स का वर्क। और जबकि जनरली वर्क का फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हुई उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्क बोलते हैं। तो अब आप एक नेक्स्ट हेडिंग में लिख लेना वर्क डन बाय फोर्स, जिसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो वर्क का मतलब तो एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन हमें फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। और इसके अब फोर्स ना दो हो सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है और फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। आज पहले सीखेंगे कांस्टेंट फोर्स का वर्क। तो आप एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया याद करना है अपने को कि कोई भी पूछे कांस्टेंट फोर्स का वर्क कितना है, बोलना है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, मतलब वर्क का फॉर्मूला F डॉट S, जहाँ F क्या है, कांस्टेंट फोर्स, और S क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, S हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे, बस आप एक एक करके सुनते चलो क्या क्या बोला जा रहा है। तो ये वर्क का फॉर्मूला है, किसके वर्क का फॉर्मूला, ये फोर्स के वर्क का फॉर्मूला। कौन से फोर्स के वर्क का फॉर्मूला, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, फोर्स 2 न्यूटन 10 न्यूटन 50 न्यूटन उसका वर्क आ जाएगा। फिर ये वर्क जो है ना, आज से वर्क को स्केलर मानना है। स्केलर इसलिए मानना है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। स्केलर का मतलब इसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, या केवल इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई भी इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। भैया याद करना है कि वर्क जो है वो वर्क स्केलर है, और वर्क की यूनिट बहुत सारी होती हैं, बहुत ज़्यादा ही यूनिट्स हैं इसकी। तो यूनिट अपने काम की तो ऐसा ही यूनिट है, फोर्स होता है न्यूटन में, फोर्स होता है न्यूटन, और S डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को प्यार से जाउल बोलेंगे, जाउल, जूल भी बोल सकते हो। मैं देख रहा था लोग बाग जाउल जाउल करते रहते हैं, जूल बोल सकते हो, जाउल भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है। जूल न्यूटन मीटर या जाउल हो जाएगी, तो ये यूनिट हो जाएगी, ये एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट न्यूटन को वैसे क्या लिखते हैं अपन, न्यूटन को मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब किलोग्राम और एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर से ये आ जाएगा, ये इसलिए ताकि डायमेंशन लिख लो भाई, इसकी डायमेंशन लिखनी है तो किलोग्राम को m और L2 T-2, तो इसकी डायमेंशन वो भी आप लिख लेना है ना। न्यूटन को फोर्स है, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर था यहाँ पे, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और ऐसे ही इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी भाई, इसकी सीजीएस यूनिट में न्यूटन को किससे बदलोगे, न्यूटन को प्यारी डाइन से, और मीटर को किससे, सेंटीमीटर से। न्यूटन में कितनी डायन होती हैं, एक न्यूटन में इतनी सारी डायन, देखिए 10⁵। मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻²। इसलिए डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलेंगे आज से, डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग हो जाएगा। और याद रखना है कि आप इसको अर्ग लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा, 10⁷। तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग होगा, समझ रहे हो ना। न्यूटन को क्या लिखोगे तुम, 10⁵ डाइन, और मीटर को क्या लिखोगे,
10⁻² सेंटीमीटर, और वो डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप अर्ग लिख सकते हो। तो याद करना है 1 जूल में 10⁷ अर्ग होंगे। और वर्क की यूनिट एक और यहीं पे बता देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी दिखे तो 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ये सारी यूनिट्स याद कर लेना, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेंगी अपने को, मॉडर्न फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें अगर कोई बोल दे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा का मतलब 10⁶ होता है। इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल आ जाएगा। तो यह सारे ये वर्क या एनर्जी या वर्क एक ही चीज़ है। वर्क का मतलब क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र? इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र, है ना, तो वही वर्क हो जाएगा। और एक इसमें और यूनिट आएगी, तो ये सारी यूनिट्स इसकी लिख लेना सीजिए। एक यूनिट आएगी 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलो 10⁻³ वॉट को पावर में बताएंगे, जूल पर सेकंड होता है। आवर में कितने सेकंड होते हैं? आवर में सेकंड 60 मिनट 60 सेकंड। सेकंड और सेकंड एक दूसरे को पसंद है, इनको जाने दो। 1 किलोवाट आवर का आंसर आएगा 3.6 10⁶ जूल के बराबर। ये सब जूल के इक्विवेलेंट है भाई। कौन जूल किसके बराबर है फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, ये सब पता होना चाहिए। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻13, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलोवाट आवर। घर में बिजली का बिल इसी यूनिट में आता है, 1 किलोवाट आवर। बिजली मतलब कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो आप, एनर्जी, है ना। एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र कर रहे हो वो एनर्जी, उसी का रुपया दे रहे हो भैया। 3.6 इंटू 10⁶। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए थोड़ी सी यूनिट्स। इसके बाद वर्क में ना आप ऐसे लिखते चलेंगे। बताइए, ऐसे एक ब्लॉक बना लीजिए, ब्लॉक का मास बना लीजिए m, और इसमें फोर्स लग रहा था F, और इसका ये डिस्प्लेसमेंट था जिसके बीच में एंगल कितना था, थीटा। और ये ब्लॉक चलते चलते ना कुछ इधर आ गया, मान लीजिए कितना चल लिया, ये S चल लिया। तो सिंपल सा एक ये मास m है, फोर्स F, इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो चलते जा रहा है। कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है। यहाँ से एक डेफिनीशन और याद कर लेना, वर्क कांस्टेंट फोर्स के बारे में आज से कोई भी सवाल आएगा तो बस ये याद कर लेना जो बोल रहा हूँ। तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला कितना था? F.S था। ये तो फॉर्मूला होता ही है। F.S का मतलब होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन इसी को अपन और दो तरीके से लिख लेते हैं। क्या मैं इसको F cos थीटा इंटू S भी लिख सकता हूँ? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर वही है। लेकिन F cos थीटा क्या होगा? अगर ये F था तो F का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भैया अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला F.S भी है, और डॉट का मतलब आज से याद रखना पैरेलल वेक्टर्स। कभी भी जैसे मैं फ्लक्स बढ़ाऊंगा E.A, तो E.A का मतलब E और A एक दूसरे के पैरेलल बना दो, बस। ऐसे ही F.S का मतलब वो सिखाया, F और S एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। S तो इधर है ही, S के पैरेलल कौन सा फोर्स है? F cos थीटा। F के ना दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट कैसे करते हैं? L शेप बना लिया करो हमेशा। तो ऐसे L शेप बनाओगे तो इस F के कंपोनेंट हो जाएगा जो थीटा को टच करता है, cos थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होता है? sin थीटा। इसमें से कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है? F cos थीटा। तो F.S का मतलब होगा फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये लिखा है F cos थीटा। F cos थीटा को शब्दों में क्या लिखेंगे? वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है इनटू डिस्प्लेसमेंट
तो आपको जब भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है, और फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी फिजिक्स में जहां भी डॉट प्रोडक्ट दिखेगा, आपने नहीं भी पढ़ रखा हो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो फोर्स देखना, फोर्स का वो कंपोनेंट देखना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में दिखे। या दूसरा भी कर सकते हो, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एस कॉस थीटा इंटू एफ, अभी भी तो वही रहेगा, एफ एस कॉस थीटा। बताओ ये डिस्प्लेसमेंट एस इधर था, तो एस का अगर तुम इधर कंपोनेंट लेते तो एस कॉस थीटा, और क्या एस कॉस थीटा और एफ सेम डायरेक्शन में है? किसी का भी कंपोनेंट लो, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, लेकिन फाइनली उस फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। वो समझाने के लिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स और मल्टीप्लाई बाय फोर्स। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। तो ये यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ, ये सारा ज्ञान कांस्टेंट फोर्स के बारे में है भैया। कांस्टेंट फोर्स जब भी दिखे तो फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला याद करना है। कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला कितना है? एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और इसकी भावनाएं समझने के लिए ये 2 पॉइंट्स, कि आज से पूरी फिजिक्स में जब भी डॉट दिखेगा मैं उन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। पैरेलल मतलब जो सेम लाइन पे आ जाएं। इस लाइन पे फोर्स है ना, इसी लाइन पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब आंसर कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं अपन। इसी के आगे आप फटाफट लिखिए टाइप्स ऑफ वर्क। ये छोटी सी थ्योरी चल रही है, वो थ्योरी एक बार आप देख लो, उसके बाद चीज़ें समझ लेना। टाइप्स ऑफ वर्क मतलब देखिए, वर्क स्केलर है, वर्क नंबर है, तो नंबर क्या क्या हो सकता है? नंबर पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव वर्क लिख लेने का, ऐसे ही नेगेटिव वर्क लिख लेने का, और एक लिख लेने का। नंबर पॉजिटिव हो सकता है और नंबर नेगेटिव हो सकता है, और एक नंबर होता है 0। तो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, और इसके आगे थोड़ी सी बेसिक मैथ्स बता देंगे आप मेरे को, बेसिक मैथ्स। तो ये वर्क जो है ना, टाइप्स ऑफ वर्क, इसके बगल में वर्क का फॉर्मूला लिख लो भाई। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? वैसे तो एफ डॉट एस होता है, लेकिन क्या इसे एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये एफ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, पॉजिटिव नंबर। ये एस भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जिससे मल्टीप्लाई होता है ना, वही आंसर आता है। प्लस, अगर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ आंसर प्लस, प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ आंसर माइनस। तो वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे, क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, केवल कॉस थीटा पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्ञान दिया था हमने। अब आप बोलोगे इस साल दिया नहीं, तो सोच लो पिछले साल दिया था। तो यहाँ पे हम ऐसे ज्ञान देते हैं, ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। ऐसे घूमते जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। और फिर सभी बच्चों को कॉफ़ी पिलाई थी हमने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऐसे याद करने का। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो पहले पार्ट में ऑल साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे कल को मैं पूछ लूँ साइन 390 डिग्री प्लस होगा कि माइनस, तो साइन 390, 360 यहाँ पे है, तो 390 पहले में होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे एस फॉर साइन, तो यहाँ पे केवल साइन और साइन का भाई साइन कॉस टेन कॉसेक, तो साइन और कॉसेक केवल वही 2 पॉजिटिव होते हैं और बाकी दुनिया नेगेटिव। इसमें केवल टेन
टेन का भाई कॉट, इधर कॉस और सेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये सब ज्ञान आपको आना चाहिए। फिर एक और बात, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें लिख लेना थीटा है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, सब चीज़ें लिख लेना, छोटे छोटे से पॉइंट हैं और पहली इसकी क्लास है तो ये सब याद होना चाहिए कि क्या क्या है। और याद रखना वेक्टर्स के बीच में एंगल वो केवल 0 से 180 तक ही हो सकता है। तो थीटा एंगल नहीं आता है तो एक बार सुन लो, फिर आने लग जाएगा, आगे की क्लास में यही होगा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर और एस वेक्टर, और याद करना है थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 180 के बीच में। तो ये सारी जनहित में जारी सूचनाएं हैं और बहुत कम इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो एक बार देख लेने का। तो अपने को वर्क का बताना था, वर्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो बताया ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा, वो थीटा हमेशा 0 से 180 तक ही हो सकता है। और बताइए 0 से 90 में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। और अगर कॉस भी पॉजिटिव है तो बोल देना वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आज से याद रखेंगे वर्क पॉजिटिव तब होगा जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री हो सकता है, क्योंकि कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, वो तो अपन 0 में लिख लेंगे। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 90 तक। थीटा कौन सा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। 0 से 90 को बचपन की मैडम क्या कहती थी, एक्यूट एंगल कहती थी। कह दो यार, बचपन की मैडम ने जो कहा है वो तो कहना ही पड़ेगा। तो अगर एक्यूट एंगल है तो आप कह देना वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, बोल देना इस फोर्स का वर्क कितना होगा, पॉजिटिव। इस फोर्स का वर्क होगा पॉजिटिव। प्लीज़ सुन लेना यार, साधारण हिंदी में सब समझा रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, बस मन में श्रद्धा रखो आपकी, ये सब ऐसा होगा। और पॉजिटिव वर्क का ना एक स्पेशल केस है जिससे हम सारे सवाल करेंगे। अगर थीटा 0 डिग्री है तो बस लाइफ बन चुकी है आपकी। इफ थीटा 0 डिग्री, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है। इसलिए आज से याद कर लेंगे 0 डिग्री होने पर केवल क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस, प्लस में ही आएगा, चाहो तो प्लस लगा देना, प्लस F इंटू एस, 0 डिग्री। अच्छा, नेगेटिव वर्क अगर देखना है तो आपको याद करना है कि कॉस थीटा नेगेटिव, देखिए एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है वेक्टर का। तो 0 से 90 में तो कॉस क्या हो गया था, पॉजिटिव, लेकिन 90 से 180 में ना केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और अगर कॉस नेगेटिव रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर भी क्या आने लगेगा, माइनस। याद कर लेंगे अपन कि नेगेटिव वर्क के लिए थीटा होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, और 180 से बड़ा तो एंगल कभी हो नहीं सकता है, 180 से छोटा, जिसको आप प्यार से बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनका आपको वैल्यू निकालनी है, एंगल 90 से बड़ा है तो वर्क नेगेटिव आएगा। और कुछ ऐसे बना लो, डिस्प्लेसमेंट एस, फोर्स एफ, ये एंगल 90 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा तो वर्क कितना हो जाएगा भैया, नेगेटिव। 90 से ज़्यादा होने पर वर्क आएगा नेगेटिव। और अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, बट ये वर्क नेगेटिव आ जाएगा। इसका एक स्पेशल केस याद रखेंगे, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री का मतलब ठीक अपोजिट, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, फोर्स भी आगे और एस भी आगे,
दोनों सेम डायरेक्शन पैरेलल। 180 डिग्री का मतलब फोर्स आगे और डिस्प्लेसमेंट पीछे। तो तुम वर्क का फॉर्मूला अगर लगाते तो वर्क का फॉर्मूला आता F इंटू एस इंटू कॉस 180। कॉस 180 आज से याद रखेंगे -1 होता है, इसलिए वर्क का आंसर आएगा -F इंटू एस, -F इंटू एस। तो मैं आज से जब भी वर्क निकालूंगा ना तो या तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F डॉट एस। अब डॉट फॉर्मूला जब भी लगाओ तो F भी वेक्टर होना चाहिए, S भी वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर मतलब IJK में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन वैसे आपको 1% क्वेश्चन मिलेंगे, 99% क्वेश्चन F डॉट एस से नहीं होंगे, इन भावनाओं से होंगे कि अगर F डॉट एस का मतलब चीज़ें एक ही लाइन पे आनी चाहिए। ये भी एक ही लाइन पे है, ये भी एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे सेम डायरेक्शन दिखे तो आंसर +FS। एक ही लाइन पे है लेकिन फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट पीछे है, तो -F इंटू एस। याद रखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क होगा और कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। डॉट का मतलब पैरेलल होना चाहिए, है ये पैरेलल, इसलिए एंगल वेंगल भूल जाओ। पैरेलल मतलब सेम लाइन मानो वर्क के केस में, तो सेम लाइन पर ही है, एक आगे एक पीछे है, इसलिए आंसर कितना आएगा -F इंटू एस। एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इनके तीसरे भाई को देख लें जो ज्ञान के बराबर है। तो याद करना है आपको, अब वर्क कितना करना है अपने को, 0। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हो गया? ये कब 0 होगा? इफ F इक्वल्स टू 0 और S इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो आप बोलना वर्क कितना होगा, 0। हो सकता है हम पूछें आपसे फोर्स का वर्क कितना है, बाद में आप ध्यान से देखो तो तुम्हें फोर्स 0 दिख जाए, फोर्स 0 दिख जाए तो वर्क 0। हम पूछे फोर्स का वर्क डन कितना है, ध्यान से देखा तो डिस्प्लेसमेंट 0, तब भी वर्क 0। और अगर दोनों हैं फिर भी वर्क 0 है, इसका मतलब F और S के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, इसलिए आंसर 0 आ जाएगा। तो वर्क ना एक नंबर है, नंबर प्लस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, एंगल 90 से छोटा, 90 से बड़े पे नेगेटिव, और 90 पर वर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यूनिट्स और ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। अब कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं जो आपके मन के कुछ पापी विचारों को सही कर सकता है। ठीक है, तो याद करना है पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल में आप लिखते चलो, कुछ निकालना नहीं है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, केवल +-0 बताना है। तो जागेगा देश का भविष्य, जागेगा और इधर बताएगा। देखिए ये मास m है और ये रस्सी स्ट्रिंग, नहीं पता हो तो स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है उसको टेंशन कहते हैं, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, क्योंकि रस्सी को हमेशा आप खींच सकते हो, और किसी को खींचोगे तो अपने बालों को खींच के देखना, खींचने की डायरेक्शन सर से बाहर की तरफ, तो टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी भाई, टेंशन की डायरेक्शन इधर। इधर क्यों बनाई सर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ। वेट mg नीचे लगेगा, इसको कहते हैं वेट। तो ये आप सब लिख लेना, ये वेट है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगता है, धरती सबकी माता है, उनको खींचेगी है। तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा, और मान लीजिए ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होता, a एक्सेलरेशन से नीचे, तो अपने को आंसर बताना है। ठीक से बैठ जाओ, भगवान के लिए दीवार का सहारा मत लो, ठीक से बैठ जाओ, अभी जीवन उजड़ने में समय है। जीवन उजड़ जाएगा तब ऐसे सारे बेटा क्या हो ये, अभी आराम से, यू हैव बैकबोन ना, तो आराम से इस्तेमाल करो उसका। ये मास m है, ये टेंशन T, वेट, ये एक्सेलरेशन। तो बताइए इसमें आप सारे वर्क का नेचर, फॉर्मूला नहीं बताना है, पहले बताइए टेंशन अगर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। टेंशन ऊपर लग रही है और एक्सेलरेशन नीचे होने का मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा है,
तो बना भी सकते हो, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसलिए वर्क डन टेंशन का नेगेटिव होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, जब भी अपोजिट में दिखेंगे नेगेटिव हो जाएगा। और हम बोलते हैं ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में। और टोटल वर्क कितना होगा, पॉजिटिव ही नेगेटिव? टोटल वर्क डन। इससे पता लगता है आपके पास कितना दिमाग है। एक ने बोला नेगेटिव, एक ने बोला टोटल पे डिपेंड करेगा। और कुछ आंसर किस पर डिपेंड करेगा वैसे? किससे ज़्यादा होगा बताइए, एक एक करके बोलिए। ये तो पढ़ा हुआ तो सबका ही है, कुछ नई बात तो है नहीं। और ये टेंशन का वर्क नेगेटिव क्यों है ये समझ में आया क्या? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, अपोजिट डायरेक्शन बताया था नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क पॉजिटिव है। अब मैं पूछो टोटल वर्क, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था फिजिक्स में, अपन किसका वर्क निकालेंगे? फोर्स का। जब भी मैं पूछूं वर्क तो तुम सोचने लग जाओ फोर्स। अभी मैं किसका वर्क पूछ रहा हूं? किसका वर्क पूछ रहा हूं? टोटल वर्क मतलब टोटल फोर्स का वर्क। और क्या मतलब हुआ इसका? टोटल फोर्स बचपन में पढ़ा नहीं है शायद तुमने। टोटल फोर्स होता है ma। टोटल फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। क्या एक्सेलरेशन नीचे है? तो टोटल फोर्स नीचे ही है। अगर वो नहीं आता आपको समझ में तो धन्य है आप, समझ रहे हो गया? तो टोटल फोर्स किधर है? नीचे ही है। एक्सेलरेशन नीचे है तो टोटल फोर्स नीचे ही है। कुछ इसमें कुछ नहीं हो सकता, टोटल फोर्स नीचे ही है इसमें। और किसी को कुछ डाउट है तो F=ma लिखना नहीं आता क्या? ये नीचे जा रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो टोटल फोर्स नीचे ही होगा, तभी तो नीचे जा रहा है। mg बड़ा होगा t से। आपको बोलना चाहिए ग्रेविटी का वर्क ज़्यादा होगा तभी वर्क पॉजिटिव होगा। उतना नहीं बोलो, छोड़ो वो सब। टोटल फोर्स नीचे ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट तो नीचे दिख ही रहा है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहो तो बोल सकते हो। देखो लोकतंत्र है, ज़बरदस्ती है नहीं। आपके कुछ थॉट हो कि सर ये तो नेगेटिव आ रहा है तो बता दो मेरे को, मैं समझाने लग जाऊँगा कल से वो। तो यहाँ पे याद रखना है अपने को, जब भी वर्क निकालना है फोर्स पहचानी है, फोर्स। और फोर्स निकालने के तरीके हैं अलग अलग। तो नेट फोर्स यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नेट फोर्स होगा mg-t। और mg-t में mg बड़ा है तभी तो नीचे आ रहा है। यही बात फिर से बोलूँगा मैं, लिख लिया क्या सब? तो यही बात फिर से करेंगे अपन। इस बार वापस से अपन सेम क्वेश्चन है और फटाफट ये मास है। मैं इसका एक्सेलरेशन इस बार ऊपर है, ये टेंशन है और ये वेट mg लग रहा है। और फटाफट कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या हो रहा है। बताइए बताइए बताइए, इसमें टेंशन का वर्क पॉजिटिव। क्यों टेंशन का वर्क पॉजिटिव है? टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में वर्क पॉजिटिव। चलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, धोखेबाज मास जा रहा है ऊपर। तो अपोजिट में जाए तो धोखे की सजा दे दो माइनस से। और टोटल वर्क डन होगा पॉजिटिव क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो समझिए फोर्स टोटल भी किधर होगा? ऊपर ही होगा। फोर्स की वैल्यू ma होती है, तो जिधर a उधर फोर्स टोटल। तो फोर्स टोटल ऊपर है, एक्सीलरेशन ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए टोटल वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। या तो किसी चीज़ का एक्सेलरेशन हो सकता है और या फिर एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अगर ये सब कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक बार तुम इसी सेम क्वेश्चन को ये बता दो मेरे को। मान लीजिए ये मास m है, ये टेंशन
ये वेट mg और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट्स से डाउनवर्ड्स। तो यहां पे भी अगर आप सब लिख दें तो दिमाग की परतें और खुलेंगी, वैसे तो खुली हुई हैं। तो टेंशन के द्वारा किया गया वर्क वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि टेंशन ऊपर लगेगी, वेलोसिटी नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। तो टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ये आ जाना चाहिए। ग्रेविटी के वर्क में पॉजिटिव। अब याद हो जाएगा कि ये सब जो बोल रहे हैं कि कब प्लस कब माइनस समझ लेना। तो ग्रेविटी भी किधर लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा टेंशन का वर्क का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटी के वर्क का मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट रिजल्ट पहले से याद है, जो कि तुम भी समझने वाले हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स जीरो मतलब टोटल वर्क कितना आएगा। टोटल वर्क तभी जीरो आ सकता है जब इसका वर्क अगर +2 है तो इसका -2 आएगा, मतलब दोनों का नंबर 2 और 2 तो सेम होना चाहिए, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो एक का वर्क जितना पॉजिटिव होगा एक का वर्क उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें जीरो दिख रहा है। टोटल वर्क मतलब टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो टोटल वर्क जीरो तभी हो सकता है, ये जितना प्लस में है उतना ये माइनस में होगा। तो आप कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, वो याद करना है अपने को। तो टेंशन टोटल वर्क डन निकालना हो MA की तरफ जाइए आप, है ना। इंडिविजुअल निकालना हो तो इंडिविजुअल फोर्स की तरफ। जब भी वर्क मैं पूछूं तो फोर्सेस देखना, फोर्सेस कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तब आंसर आएगा। चलिए इसी में अगला चित्र बनाते चलिए। केवल ये कुछ जनरल सा डिस्कशन कर रहे हैं अपन, और उस डिस्कशन में अगले डिस्कशन में बनाइए आप एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तो देखी होगी आपने। ये ऐसे कोई रस्सी वस्सी है, ये मास है m, और ये इस तरीके से घूम रही है भाई, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, ये इसका सर्कल कैसे बनेगा? वर्टिकल बनेगा, ऐसे घूमती जा रही है। तो खुशी खुशी बताते चलो, कुछ भी डाउट है आप पॉइंट बता सकते हो। इसमें ये कुछ देर बाद रस्सी ना इधर आ जाएगी, मास इधर आ जाएगा, ये रस्सी इधर आ जाएगी, मास इधर आ जाएगा, ऐसे ही लगातार ये क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। मैं फिर से लिख देता हूँ, नहीं आता हो तो। टेंशन, रस्सी जब भी दिखे फिजिक्स में टेंशन लगेगी। टेंशन हमेशा कहाँ लगती है? अवे फ्रॉम मास, मास से बाहर की तरफ। बताइए, मास से बाहर की तरफ ये टेंशन, मास से बाहर की तरफ, मास से बाहर की तरफ टेंशन। टेंशन हमेशा किधर लगेगी? इस पॉइंट को ना मेरे को सेंटर बोलना चाहिए, सेंटर, सेंटर ही होगा ये। अगर ये सर्कल घूमेगा तो ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो ये इसको सेंटर भी कहते हैं। दुनिया नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। ये सेंटर मैंने इसलिए कहा है, क्या ये टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है? जो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा उसका दुनिया वाले एक और नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना, सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है, बस वो ऐसा फोर्स है जो हमेशा उस सिस्टम में किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो इस सिस्टम का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टेंशन है। जरूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन इस सिस्टम में सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। दूसरा, आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल होगा, तो जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे 2 बजे होगा, 2:01 पे यहाँ पे होगा, 2:02 पे यहाँ पे होगा। जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करोगे तब हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2 बजे की वेलोसिटी मतलब
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 3 बजे की वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सब डायरेक्शन वायरेक्शन याद कर लेना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैसे फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो सब फॉर्मूले 9-10 से पहले आ जाते हैं, नहीं भी पता हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज से याद रखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होती है टेंजेंशियल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन याद करनी है, किधर होती है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, टेंजेंट, टेंजेंट। तो बात इतनी सी है यहाँ पर कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है तो ये है बराबर का साइन, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी तुम्हें क्या माननी पड़ेगी? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। याद रखना टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस, अगर कोई भी आप सर्कल बनाओगे, ऐसा सर्कल बनाया आपने, तो इस सर्कल में टेंजेंट और रेडियस बताइए, ये रेडियस है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। बताइए इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट बना दो ऐसे, टेंजेंट, टेंजेंट, वो कितने एंगल पे आएगा? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टेंजेंशियल, यानी 90 डिग्री। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ से तुम, ये तो मैंने प्रूफ किया, आज से कोई भी फोर्स होता, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा ना वो हमेशा रेडियस पे लगेगा, रेडियस पे, क्योंकि रेडियस सेंटर से मिलती है, और हमेशा वो टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो आज से याद रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क हमेशा 0 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये मत रट लेना कि टेंशन का वर्क 0 होगा। यहाँ पे टेंशन हमेशा किधर लग रही थी? सेंटर की तरफ। कल को सेंटर की तरफ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के तो तुम बेताज बादशाह हो, मान लीजिए वहाँ पे न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता और इधर नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता K(Q1Q2/r²। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी तरफ ऐसे, ठीक है? तो वो फोर्स हमेशा वर्क कितना प्रोड्यूस करेगा? 0। उसका चित्र भी बना लेंगे अपन, लेकिन आप इन सब के नीचे एक लाइन लिख लो पहले, और वो याद कर लेना कि फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर, फोर्स विच ऑलवेज एक्ट, फोर्स विच always act, force which always act towards center is centripetal force, is centripetal force, and its work is always 0, and its work is always 0, and its work is always 0। तो यहाँ पे टेंशन का वर्क कोई पूछेगा तो वो मेरे को कितना दिख रहा है? 0। टेंशन का वर्क वो दिख जाएगा 0। क्या ग्रेविटी का वर्क भी 0 होगा? क्या ग्रेविटी का वर्क भी 0 होगा? सर mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री, mg, हाँ mg का वर्क 0 नहीं होगा। 90 डिग्री mg केवल यहीं पे बना रही है, बाकी तो mg इधर लगेगा फिर, और ये वाला एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है क्या? इसलिए वर्क डन नेगेटिव। यहाँ भी mg नीचे लगेगा और mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है, वर्क डन नेगेटिव। तो आप समझिए वो अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा होगा तो पॉजिटिव, वो देखना पड़ेगा किधर जा रहा है। तो ऐसे नहीं कि किसी एक पॉइंट पे, हाँ एक पॉइंट पे वर्क कितना हो रहा है? ग्रेविटी का 0, लेकिन टेंशन से तो हमेशा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, वर्क डन आएगा 0, जो आपके खूब क्वेश्चन में आ चुका है, MEC में 10,000 बार आ चुका है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स।
पता नहीं लोग क्या सोच के आते। तो मैग्नेटिक फोर्स सर्कल में घुमाएगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो उसका वर्क डन आज से 0 है भैया। वो वहाँ पे भी लिखवाऊंगा मैं, यहाँ पे तो बता ही दिया है मैंने आपको। इसी में आप क्या करिए कि फटाफट कुछ चीज़ें, आखिरी कुछ चीज़ें और लिख लीजिए। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में ना ऐसे बना लीजिए, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये ऐसे घुमा लीजिए भैया फटाफट, ये इलेक्ट्रॉन बना लीजिए और इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तब भी सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लग रहा होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कूलम्स लॉ KQ1Q2/R²। और क्योंकि ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है तो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स 0। कुछ सोचना नहीं है, अगर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है तो कुछ मत सोचिए, वर्क उसका कितना होगा 0। वो सेंट्रीपिटल ही है, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन बनाओगे वो 0। एक मेरे को ये सेंट्रीपिटल याद कराना है, एक मेरे को फ्रिक्शन याद कराना है। उसमें लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की भांतियाँ रहती हैं तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। फ्रिक्शन में ऐसा कुछ लॉजिक है क्या कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा? फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव। तो आप इस तरीके से फटाफट 2 एग्जाम्पल बताइए। फर्स्ट तो ये बताइए, जब हम चलेंगे तो मैंने सब बता दिया है आपको, फ्रिक्शन में हम चलेंगे तो हम पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम चलते हैं स्टैटिक कब लगता है? जब दोनों सरफेसेस की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। हमारा जो पैर हवा में रहता है वो चलता है, दूसरा पैर ग्राउंड पे रहता है वो नहीं चलता है, और उसकी और ग्राउंड की वेलोसिटी सेम। जब भी अपन चलते हुए ये चल रहे हैं, ये वाला पैर रेस्ट पे, अब दूसरा पैर हवा में आएगा तो इन दोनों की वेलोसिटी 0 है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क कितना होगा उस स्टैटिक फ्रिक्शन का? 0 होगा, क्योंकि पैर का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो मैं फिर से बना देता हूँ। ऐसे 2 पैर है मान लीजिए, ये बताइए, एक पैर तो आएगा हवा में, ये जाएगा हवा में आगे। जो पैर हवा में आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन उस पर फ्रिक्शन कितना है? तो फोर्स 0 होने से उस पर फ्रिक्शन का वर्क कितना हो गया? 0। जो कांटेक्ट में होगा उस पर फ्रिक्शन तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण उसका भी वर्क कितना हो जाएगा? 0। यहाँ वर्क 0 होने के कारण 90 डिग्री नहीं है, यहाँ वर्क 0 होने का कारण है जब फोर्स लगता है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट है तब फोर्स नहीं लग रहा है। चलते वक्त फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा। फिर से बोल देता हूँ, मैं चल रहा हूँ तो जब ये वाला पैर हवा में आया तो हवा में फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इस पे वर्क 0, और दूसरा पैर उस पे फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप सीढ़ी को दबाते हैं तो सीढ़ी आपको धक्का देती है और आप किधर चले जाते हैं? ऊपर। ज़्यादा ऊपर नहीं, अगले स्टेप पे है ना। मान लिया आपने दबाया उसको, तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका वर्क अगर मैं पूछता, सीढ़ी चढ़ने पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क, वो भी ड्यू टू सेम लॉजिक 0 होता। जिस पैर से मैंने सीढ़ी को दबाया उस पैर पे नॉर्मल लगा, दूसरा तो हवा में आ गया, दूसरे पे नॉर्मल 0, इसलिए फोर्स के कारण वर्क 0। और इस पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है। सेम इज द लॉजिक इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग जब पढ़ाऊंगा मैं, जहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, और जिसका डिस्प्लेसमेंट उस पे फ्रिक्शन नहीं। तो आप समझिए, वर्क 0 होने का एक लॉजिक 90 डिग्री है और वर्क 0 होने का एक लॉजिक है या तो फोर्स 0 हो जाए या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। चित्र बनाने से अच्छा एक लाइन लिख लेने का कि वाइल वॉकिंग और क्लाइंबिंग द लेडर्स, वाइल वॉकिंग और क्लाइंबिंग द लेडर्स, work done by friction or normal reaction will be 0. While walking or climbing the ladder, while walking or climbing the ladder, work done by friction and normal reaction will be 0. Work done by friction and normal reaction विल बी 0। और उसके ब्रैकेट में लिख लेना, जब फोर्स नॉट 0 है तब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 है तब फोर्स 0 है। आप सीढ़ियाँ चल रहे होगे तो नॉर्मल रिएक्शन जिस पैर पे लग रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब आप चल रहे होगे तो जिस फोर्स पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा होगा
उस पे नहीं आएगा, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जो है ना, वर्क में फ्रिक्शन के लिए कुछ पॉइंट लिख लो। ऐसा बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा ज़ीरो होगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, इसका मतलब वर्क ज़ीरो। तो जाग तो रहे हो ना सब कि सर रात का नशा फिर अब चरम पे है, अब हम नशे में जाने वाले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब रुकना नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है सेम वेलोसिटी, साथ साथ में रहना। स्टैटिक तो शब्द है केवल एक, है ना, तो वहाँ से कुछ लॉजिक नहीं देने का। आप ऐसे कुछ ये बताओ, जैसे हाथ को मैंने धक्का दिया और पेन और हाथ साथ में जाते हुए दिख रहे हैं क्या? दिख रहे होंगे, अगर आंखें खुली होंगी तो दिख रहे होंगे। तो बताइए, दोनों साथ में अगर जा रहे हैं तो पेन पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और किधर लग रहा होगा? आगे ही लग रहा होगा, तभी तो पेन आगे जा रहा है, वरना क्यों? तो बताइए, पेन का डिस्प्लेसमेंट भी आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी आगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव। अलमारी को मैंने धक्का दिया, अलमारी आगे नहीं चली, तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन तब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या क्या हो सकता है? किसी भी फ्रिक्शन का वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो आप लिख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल हैव वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कैन हैव वर्क, विल तो क्या लिख रहे हो? कैन हैव वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये सब कुछ मन के विचार हैं जो हट जाने चाहिए। स्टैटिक मतलब रुका, रुका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मतलब वर्क ज़ीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये फटाफट ऐसे बना लेने का। ये यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और ये रेस्ट में है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी पीछे कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन का। तभी बॉन्ड नहीं टूटे होंगे, तभी वो रेस्ट में। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वर्क स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क ज़ीरो हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी आप बना लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क बनाने के लिए डबल ब्लॉक का सिस्टम ले लो, इस पे फोर्स लगा लो और मान लो बोथ मूव्स टुगेदर। मान लीजिए आपने अपने सर के ऊपर एक बक्सा रखा और मम्मी ने बोला तू तो कुली है रे, तो तुमने रख लिया बक्सा कि हाँ मम्मी लोग कुली। अब बताइए, आपने बक्सा अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, आप ऐसे हीरो की तरह बक्से को पकड़ा नहीं है आपने, हीरो या किताब विताब रख ली और हीरो की तरह आपने बाहुबली ऐसे चले जा रहे हैं। किताब भी किधर चल रही होगी? आगे। बताइए किताब आगे क्यों चल रही है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपकी और किताब की वेलोसिटी सेम है। तो किताब पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे, तो आप पे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे, तो आप ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव, लेकिन बुक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव। सेम इज द केस हियर। मान लीजिए आपने नीचे वाले को खींचा, ये सब वही एग्जांपल है। आप बस में खड़े हो गए आराम से और बस चल रही है, आप भी चले जा रहे हो। बताओ, आपके लेग की और उसकी वेलोसिटी सेम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। आप आगे जा रहे हो, आप पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है इसलिए आगे जा रहे हो, आप पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव। लेकिन बस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। लेकिन बस तो किधर जा रही है? आगे, तो उस पर वर्क नेगेटिव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। दोनों साथ में चल रहे हैं ना, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहाँ पे इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे आएगा, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे आएगा। साथ में चलने का मतलब बॉन्ड टूटे नहीं है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। और बताइए, इस ऊपर वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क वो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फोर्स आगे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? आगे। दोनों की सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। नीचे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो आगे होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे है, तो इस वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क वो आ जाएगा नेगेटिव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो याद रखना है, फ्रिक्शन का वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको नेगेटिव मत मानना। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे।